नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मतलब रोज़ ज़रूरी तो नहीं कि शो में पहले अपने नाम की और शो की मुनादी की जाए, कभी आहिस्ता से हालचाल भी लेना चाहिए। हमारे दादाजी कहा करते थे, ऐसा हमारे चाचा बताते हैं कि बेटा दुख सुख पूछते रहना चाहिए, पूछने से बताने से राहत रहती है। बहरहाल सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारत जैसे बड़े देश में प्रशासन बड़ा जटिल काम है। कई एजेंसियों को दिन रात काम करना पड़ता है और इन एजेंसियों में सबसे मेहनती एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई। बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दिन सीबीआई ने राजद नेताओं के यहां छापे मारे। इसी दौरान ईडी के अधिकारी पड़ोसी राज्य झारखंड में थे। छापे में मिली बंदूकों और कारतूसों से ईडी बना रहे थे। बड़ी खबर में हम जानेंगे कि इन छापों के पीछे प्रकट और अप्रकट वजहें क्या हैं। ये भी बताएंगे कि अब किस पार्टी ने भाजपा पर विधायक खरीदने का आरोप लगाया और इस पर भी बात होगी कि केरल में किस लेखक को लेकर अदालत के दो फैसले चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए दिन का वीडियो। कॉलेज में दो राइवल गैंग इस तरह से लड़ते देखे गए हैं। प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे लड़ते हैं पर इस तरह से झुंड में नहीं लड़ते हैं। पर ना तो ये बच्चे हैं ना राइवल गैंग है, ये माननीय विधायक हैं। इस वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ बातें सुनाई दी होंगी। 50 खोखे। वैसे तो खोखा और पेटी के शाब्दिक अर्थ बॉलीवुड फिल्मों ने हमें खूब समझा दिए हैं, पर फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। एक खोखे का मतलब 1 करोड़ और एक पेटी का मतलब 1 लाख। अब आते हैं वीडियो पर। अभी आपने आपस में धक्का मुक्की करते जिन माननीयों को देखा, विधायकों को देखा, वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। ये मंजर महाराष्ट्र विधानसभा परिसर का है, जहां मॉनसून सत्र के दौरान शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी विधायक पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उसी वक्त विपक्ष के विधायक भी पहुंचे, हाथ में गाजर लेकर सत्ताधारी दल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मतलब विधानसभा की सीढ़ियों पर ईगल गैंग और बिच्छू गैंग जैसा नजारा था। इस बीच उद्धव गुट के विधायक 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगाने लगे, जिसके बाद दोनों गुटों के माननीय आपस में उलझ पड़े। महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन शिवसेना को लेकर ठाकरे और शिंदे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है और वहां से भी जल्द निर्णय के आसार नहीं, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया है मामला। बाकी बयानबाजियां हैं, दोनों तरफ से चल रही हैं। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जुड़ी है झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर में पड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे से। कार्रवाई देश भर में हुई, लेकिन मर्म समझने के लिए एक ही राज्य की यात्रा काफी है, झारखंड। दर्शक जानते हैं झारखंड में हुए कथित खनन घोटालों के संबंध में ईडी की जांच चल रही है। इसी संबंध में आज की कार्रवाई हुई। सबसे ज्यादा चर्चा मिली झारखंड में प्रेम प्रकाश नाम के शख्स के यहां हुई जांच को, क्योंकि इस दौरान अलमारी से 2 ऑटोमेटिक हथियार और तकरीबन 60 कारतूस बरामद हुए। वरिष्ठ रक्षा पत्रकार संदीप उन्नीथन ने ट्विटर पर लिखा कि ये हथियार AK-47 का ही एक वेरिएंट हैं, जिन्हें बुल्गारिया की कंपनी आर्सेनल बनाती है। ये हथियार भारत में अर्धसैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही हथियार माओवादी उग्रवादियों के पास भी देखने को मिलते हैं। नजदीक में पड़ने वाले अरोगोरा थाने के SHO विनोद कुमार ने इस छापे के बाद प्रेस से क्या कहा, सुनिए। बोले कि प्रेम प्रकाश के यहां से मिले हथियार झारखंड पुलिस द्वारा तैनात किए गए अंगरक्षकों के हैं। पूरा बयान आपके सामने है। हमारे किसी सुरक्षा कर्मी की बात आ रही है, वही जांच करने आए हैं। कौन है? क्या आप लोग क्या इन्फॉर्म किया गया ये बताइए। मतलब हमारे सरकारी सुरक्षा कर्मी का ही यहाँ पे हथियार है, उसी की सूचना पर हम लोग आए हैं। AK-47 आपके सुरक्षा कर्मी का है? हाँ, जैसे सूचना है अब उसको जांच करने।
वैसे एसएचओ साहब की बात से यह साफ नहीं हो सका कि अगर हथियार झारखंड पुलिस के थे तो फिर अंगरक्षक कहां थे, और अगर अंगरक्षक किसी कारण से घर पर नहीं थे तो फिर वो इतने घातक हथियार घर की अलमारी में छोड़कर क्यों चले गए थे। ये सारी कहानी आपको समझ आए, इसके लिए आपको झारखंड में कथित खनन घोटाले पर एक क्रैश कोर्स करना होगा। करिए। झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है, कोयला, लौह अयस्क सब कुछ यहां मिलता है। सीएम हेमंत सोरेन की अपनी विधानसभा बरहत में पत्थर की खदानें हैं। अब खेल यह है कि बरहत पड़ता है साहिबगंज जिले में, वही साहिबगंज जहां राजमहल रेंज के पहाड़ हैं। राजमहल रेंज के पहाड़ों में जुरासिक काल के जीवाश्म मिलते हैं, यानी तकरीबन 20 करोड़ साल पुराना इतिहास इन पहाड़ों में मिलता है। लेकिन राजमहल के पहाड़ों पर है खनन माफिया की नजर, जो यहां से पत्थर तोड़कर बेचना चाहते हैं। आरोप है कि वन विभाग, खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से बरहत में अवैध उत्खनन हुआ। चूंकि इस पूरे कारोबार से भारी मात्रा में काला धन इकट्ठा होने का आरोप था, तो ईडी की एंट्री हो गई, जिसने मार्च 2022 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसमें एजेंसी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी और बरहत में उनके स्थानीय प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम भी लिखा। इसके बाद से झारखंड भाजपा ने सूबे में इसे मुद्दा बना लिया। जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर अवैध उत्खनन हुआ तो वो अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तब से अब तक ईडी कभी बरहत तो कभी झारखंड के किसी दूसरे जिले में छापा मारती जा रही है। अब तक ईडी ने 50 बैंक खातों में जमा 13 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए। एजेंसी को शक है कि अवैध खनन से कम 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके करीबी माने जाने वाले बाहुबली बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों से पूछताछ के बाद आज वाले छापों की भूमिका तैयार हुई। आज पड़े छापों और बरामद हथियारों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फरवरी 2022 में भाजपा ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने खनन मंत्री की हैसियत से खुद के नाम एक खदान की लीज पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिख दिया था। यह अंतिम अनुमति से पहले का चरण होता है। इसके तहत रांची जिले में पत्थर की खुदाई होनी थी। मामला सामने आया तो हेमंत सोरेन ने लीज को सरेंडर भी कर दिया, पर मामला तूल पकड़ चुका था। शिव शंकर शर्मा नाम के याचिकाकर्ता ने सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं यानी पीआईएल लगाई। इसमें से एक माइनिंग लीज को लेकर थी और दूसरी शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर। दोनों मामलों में ईडी और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। माइनिंग लीज वाले मामले में झारखंड सरकार और सोरेन शुरुआत से बैकफुट पर रहे और लगने लगा था कि यह मामला सोरेन की कुर्सी तक के लिए घातक हो सकता है। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आया। 31 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने शिव शंकर शर्मा की तरफ से पीआईएल लगाने वाले वकील राजीव कुमार को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया कि राजीव कुमार कोलकाता के एक व्यापारी से उगाही कर रहे थे और उन्होंने एक अन्य पीआईएल वापस लेने के बदले 10 करोड़ मांगे। बात 1 करोड़ पर तय हुई और जब 50 लाख की पहली किश्त दी जा रही थी तभी कोलकाता पुलिस ने रंगे हाथ वकील को पकड़ लिया। इसके बाद झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन से संबंधित दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि कोलकाता की गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता की साख खत्म हो गई, इसलिए इन याचिकाओं को भी रद्द कर देना चाहिए क्योंकि इन्हें बुरी नीयत के चलते दायर किया गया। सुनवाई की कई चरणों के बाद फिलहाल ये स्थिति है कि सोरेन वाले मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। लेकिन सोरेन के लिए मुसीबत एक और दिशा से आ रही है। चुनाव आयोग। भाजपा ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के यहां एक विधिवत शिकायत की थी। पार्टी ने कहा कि माइनिंग लीज देकर सोरेन ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन किया। धारा लाभ के पद के बारे में है। इसकी कानूनी व्याख्या जटिल है, सीधी सपाट परिभाषा नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चुने हुए जनप्रतिनिधि के दायित्व और हित अलग अलग हों, ये जरूरी है। इसका मतलब जनप्रतिनिधियों को जो शक्तियां दी गई वो उनका इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके फैसले कानून की जगह स्वार्थ से प्रेरित हो सकते हैं। अब इस शिकायत को राज्यपाल बैस ने चुनाव आयोग के पास भेज दिया और आयोग ने इस पर झारखंड सरकार से फाइलें भी तलब कर ली। शिकायतकर्ता और बचाव पक्ष अपनी लिखित दलीलें भी जमा कर चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि आयोग ने अपनी अनुशंसाओं वाली रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ये कभी भी झारखंड के राज्यपाल को सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल हेमंत सोरेन का पद बड़ी बारीक डोरी से लटक रहा है। ऐसे में उनसे जुड़े किसी और मामले में असलाहा बरामद हो जाना अच्छा संकेत तो नहीं है उनकी राजनीतिक सेहत के लिए। वैसे झारखंड की बात चली है तो एक और अपडेट देते चलें। झारखंड में एक नया कानून बना था, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर झारखंड अमेंडमेंट बिल 2020। इसे राष्ट्रपति ने अपनी विधिवत मंजूरी दे दी है, यानी ये कानून अब लागू किया जा सकता है। इस कानून के तहत भगोड़ों पर उनकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाकर सजा सुनाई जा सकती है। अगली सुर्खी, केरल की अदालत के एक जज और दुष्कर्म के आरोपी राइटर और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन से जुड़ी है। सिविक चंद्रन पर दुष्कर्म के 2 मामले चल रहे हैं।
दोनों ही मामलों में उन्हें कोझिकोड सेशन कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई थी। केरल हाईकोर्ट ने सिविक चंद्रन की जमानत पर अब रोक लगा दी है। फैसला राज्य सरकार की मांग पर हुआ, जिसमें सेशन कोर्ट के चंद्रन को जमानत देने के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। दूसरी तरफ दुष्कर्म के 2 मामलों में सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देने वाले जज एस कृष्ण कुमार का तबादला भी कर दिया गया। उन्हें अब कोल्लम के श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बना दिया गया। जज एस कृष्ण कुमार पिछले कई दिनों से महिलाओं के कपड़ों पर की गई विवादित टिप्पणी की वजह से चर्चा में थे। 12 अगस्त को उन्होंने दुष्कर्म के एक मामले में सिविक चंद्रन को यह कहते हुए जमानत दी कि आरोपी द्वारा जमानत अर्जी के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहन रही है जो उत्तेजक हैं, इसलिए आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A यानी यौन शोषण की धारा लागू नहीं होगी। केरल हाईकोर्ट ने सिविक चंद्रन की बेल पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 354A के तहत निचली अदालत की उस टिप्पणी को सही नहीं ठहराया जा सकता जिसमें यह कहा गया कि महिला ने उत्तेजक कपड़े पहने थे। सिविक चंद्रन पर दुष्कर्म के एक और मामले में जज एस कृष्ण कुमार की टिप्पणी भी काफी विवादों में रही थी। दरअसल अनुसूचित जाति की एक महिला लेखिका ने आरोप लगाया कि साल 2020 में एक बुक एग्जीबिशन के दौरान सिविक चंद्रन ने उनका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में भी जज कृष्ण कुमार ने सिविक चंद्रन को जमानत दी और अपने आदेश में कहा था कि आरोपी सुधारवादी है और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे में यह बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं कि उसने पीड़ित महिला के शरीर को छुआ होगा, वह भी पूरी तरह यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की है। सिविक चंद्रन की अग्रिम जमानत पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जब इस मामले पर दोबारा सुनवाई जब तक नहीं हो जाती तब तक सिविक चंद्रन को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। अगली सुर्खी, दिल्ली में शराब घोटाले पर चल रही राजनीति ने आज फिर सुर्खियों में जगह बनाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल सरकार को गिराने का आरोप लगाया। 22 अगस्त को सिसोदिया ने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में लेकर दिल्ली का सीएम बनाने का ऑफर दिया था। कल यानी 23 अगस्त को आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के विधायकों को 5 करोड़ रुपए का लालच देने का आरोप लगाया और आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर उनके आरोप ठीक वैसे ही थे जो पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहे हैं, लेकिन संजय सिंह के आरोपियों में ऑफर की रकम काफी हैरान करने वाली थी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। संजय सिंह के मुताबिक बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए उनके 4 विधायकों से संपर्क किया। संजय ने इन चारों में अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप सिंह के नाम गिनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चारों विधायक भी संजय सिंह के साथ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के नए आरोपों के पलटवार में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने किसके नार्को टेस्ट की मांग की, सुनिए। देखिए, मैं ये कहूंगा चारों विधायकों को कि वो अपना नार्को टेस्ट करा लें। अगर वो नार्को टेस्ट में आएगा कि हाँ भी उनको ऑफर दिया तो हम मान लेंगे। ऐसे संजय सिंह ने उनको धमका कर ऐसे बिठाया हुआ था, सुबह सुबह उनको स्क्रिप्ट दे दी गई होगी कि एक कह रहा है मुझे पूर्व विधायक का फोन आया, एक कह रहा है मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता के दोस्त ने मुझे संपर्क किया, एक कह रहा है पूर्व सांसद का फोन आया। अरे भाई, जिसका फोन आया किसी का तो नाम लीजिए, झूठा लीजिए, सच्चा लीजिए, किसी का नाम तो लीजिए। तो सारी मीडिया भी ये पूछ रही है भाई कौन फोन कर रहे हैं। कल बोल रहे थे 5 करोड़, आज बोल रहे 20, कोई बोल रहा है 25। तो आपको कौन ऑफर कर रहा है उसका नाम तो बताइए। तो ये नहीं है मसला। मसला ये है कि आपको शराब के ऊपर में कुछ नहीं बोलना, आपने जो घोटाला किया उसको पे कुछ नहीं बोलना, 2% से 12% कैसे किया कमीशन उस पर कुछ नहीं बोलना, सारा पैसा कहाँ कहाँ किसकी जेब में गया उस पर कुछ नहीं बोलना। आप उस बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच ये तनातनी तब शुरू हुई जब 19 अगस्त की सुबह सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जांच के दायरे में है। अगली सुर्खी, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कहा कि चापलूस कांग्रेस के संगठन को वैसे ही चट कर रहे हैं जैसे लकड़ी को दीमक। शेरगिल ने फैसले को लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखा जिसमें कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और विजन देश के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। आखिरी सुर्खी का संबंध है कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार से जुड़ी याचिका से। आज खबर आई कि मामले में एक तीसरे पक्ष ने हस्तक्षेप की कोशिश की थी। इनका नाम है कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह।
इनका दावा कि वो दिल्ली के तोमर राजाओं के वंशज हैं और इस नाते से कुतुब कॉम्प्लेक्स और आसपास के तकरीबन 100 किलोमीटर में फैली जमीन उनकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हिंदू पक्ष दोनों ने सिंह के दावे का विरोध किया। एएसआई की तरफ से न्यायालय में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता 150 सालों से किसी भी अदालत में राहत मांगने नहीं गया, फिर अचानक दावा कैसे कर सकता है। इस मामले में न्यायालय ने किसी पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार बदली तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि सूबे में केंद्रीय एजेंसियों की दिलचस्पी बढ़ने वाली है। कौन सी एजेंसियां? सीबीआई और ईडी। जुमा 2 हफ्ते ही बीते थे। आज नई सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना था। इस बात का फैसला होना था कि भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। लेकिन दिन की शुरुआत हुई छापों की खबर से। सुबह सुबह फोन की घंटियां बजने लगीं, कुंडियां खड़काई जाने लगीं। एक दो नहीं, कुल 42 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की टीमों ने छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने बिहार में ही आरजेडी के 5 नेताओं और उनसे जुड़े कुल 25 ठिकानों पर छापा मारा। समाचार चैनलों पर दिल्ली, पटना, कटिहार और मधुबनी से तस्वीरें आने लगी, पर सबसे ज्यादा फुटेज मिली हरियाणा के गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन मॉल को। यहां भी छापा पड़ा था और दावा किया गया कि प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी का नाम आते ही गुरुग्राम वाली कार्रवाई पर सभी की नजरें घूम गई। यहां कुल 3 जगह छापा पड़ा, सेक्टर 71, सेक्टर 65 और सेक्टर 42। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स नाम का मॉल बन रहा है, जिसे व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में मॉल का बिजनेस ऑफिस है और सेक्टर 42 में लैंड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का दफ्तर। 6 घंटे चली छापेमारी के बाद शाम के करीब 4 बजे छापेमारी खत्म हुई। दावा कि सीबीआई ने व्हाइट लैंड के दफ्तर से कुछ दस्तावेज बरामद किए। इसके अलावा एक प्रिंटर, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई। आरोप है कि मॉल बना रही व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हित जुड़े हैं। मतलब कि बात पैसे की है। हम साफ कर देते हैं, ये सिर्फ आरोप हैं। अभी अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर में सीबीआई अधिकारी के हवाले से लिखा गया कि द मॉल इज ओन्ड बाय व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेयर तेजस्वी यादव हैज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। Our investigations have found that the proceeds of crime from the land for jobs deal by the Yadav family were diverted to this property. मतलब ये दावा है कि यादव परिवार ने नौकरियों के लिए जमीन वाले कथित घोटाले से हुई कमाई को इस संपत्ति में लगाया। मगर दिलचस्प यह है कि सीबीआई जिस जमीन घोटाले की बात कर रही है उसको लेकर दर्ज हुई एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। आपको याद होगा मई महीने में पटना के राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई। उस वक्त यानी आज से करीब 3 महीने पहले सीबीआई ने लालू परिवार पर नया केस दर्ज किया था। आपके जहन में सवाल होगा कि नौकरियों के बदले जमीन का क्या मामला है। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। मामला कब का है? 15 साल पुराना। केस कब दर्ज हुआ? 3 महीने पहले, जब लालू यादव को चारा घोटाले में जमानत मिली। सीबीआई की तरफ से दर्ज नई एफआईआर में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का नाम है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी आरोपी बनाया गया है, जिन पर नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है। जैसा हमने आपको पहले बताया, इस एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। तेजस्वी पर एक दूसरा मामला जरूर चल रहा है, वो है आईआरसीटीसी घोटाला। आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। दोनों ही मामले लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़े हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में हुआ यह कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दी। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव और संचालन को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता को मिला। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों ने इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। उसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। जबकि रेलवे भर्ती घोटाले में दूसरे खेल का आरोप है। सीबीआई ने 24 अगस्त वाली छापेमारी इसी मामले में की थी। इसमें आरोप है कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए 12 लोगों को नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर 7 प्लॉट दिए गए। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक लालू परिवार ने उस दौरान करीब 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन मात्र 26 लाख रुपए में खरीद ली, जबकि तत्कालीन सर्कल रेट में जमीन की कीमत 4.39 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसी मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान दोनों केस अलग हैं, ये बात को ध्यान रख के आगे का ब्यौरा सुनिए। एक केस में आरोपी तेजस्वी हैं और एक में नहीं। यह संभव है कि आज हुई छापेमारी के बाद रेलवे जमीन घोटाले में भी तेजस्वी यादव का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज कर लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा अपडेट नहीं है।
जो है सब आरोपों की शक्ल में है। जिस वक्त ये सारे आरोप लगे उसी के थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण होना था। नीतीश तेजस्वी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में कुल 160 वोट पड़े, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से काफी ज्यादा हैं, जबकि बीजेपी ने वोटिंग का बहिष्कार किया और ये होना ही था। लेकिन छापों पर प्रतिक्रिया बाकी थी, वो भी आई। सुनिए तेजस्वी यादव ने इन आरोपों पर क्या कहा। के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये IRCTC का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके NCR तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। ये हद है। आपने एक नेताजी को सुना। तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम में मॉल की बात से इनकार किया। साथ ही IRCTC घोटाले में दर्ज हुई FIR के बारे में भी पूछा, सवाल किया। सदन में बोलते हुए शुरू से ही वो बीजेपी नेताओं पर हमलावर रहे। आरोप लगाया कि जब बीजेपी डरती है तो अपने 3 जमाई आगे करती है। सुनिए। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है। हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था। लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहां हम लोग जो है लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन, कर्जा माफ कर दिया जाता है, और देश के आम लोगों पर GST 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ डाल दिया जाता है। किसान का मुआवजा नहीं माफ करते। तो वो लोग कहां है भैया? किसका माफ हुआ, कौन किया? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने एक पॉलिटिकल डिफेंस सुना। तेजस्वी सिर्फ खुद पर लगे आरोपों को खारिज ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे थे। इसके जवाब में बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, उसे भी सुनिए। जो तेजस्वी यादव का जो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो मॉल बन रहा था पटना में, उसके ये बिल्डर हैं जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन के नाम से ये बिल्डर थे और जिसके एवज में इनको MLA बनाया गया। ये सुभाष यादव का नाम आ रहा है। अभी कौन सुभाष यादव है, लेकिन एक बालू माफिया सुभाष यादव है जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी की 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। ये सुबोध राय कौन है? हाजीपुर से MLC थे, वैशाली से MLC थे और शराब का व्यापार करते थे। तो ये सुनील सिंह से लेकर जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लालू परिवार के व्यापार को संभालते थे, देखभाल करते थे। क्योंकि ये नाम के लिए राजनीतिक दल है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक ही मकसद है, पैसा कमाना। तो उसी के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए अब तो CBI बता पाएगी कि क्या मामला है, किस मामले में आज रेड हो रहा है। मैं तो केवल टीवी से जो मुझे जानकारी मिल रही है। चूंकि ये केस नया है, 3 महीने पहले ही दर्ज हुआ था, तो सुशील मोदी
इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं कि सीबीआई के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी नेताओं के सामने खड़े थे, दोनों आमने सामने। इसलिए नीतीश कुमार के भाषण पर सबकी निगाहें थी। सुनिए उन्होंने गठबंधन टूटने पर बिहार विधानसभा में क्या कहा। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। नीतीश के जवाब में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप अपनी निजी महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए। नीतीश की तुलना क्रिकेटर से करते हुए कहा कि वो एक ऐसे बल्लेबाज की तरह हैं जो खुद पिच पर बने रहने के लिए दूसरों को रन आउट कराने को तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री बने रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। विधानसभा में इस दौरान हंगामा भी हुआ, देखिए। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना। भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा। आप जान लीजिए, यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे, कितना मानते रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे खिलाफ बोलो, अब बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। आपने गौर किया, बड़े नेताओं की अदाएं, बड़े नेताओं का नाम नहीं लेते हैं अपने वार प्रतिवार में। पर इस हंगामे के बाद एक और बात निकलकर सामने आई। बहुमत तो साबित हो गया, पर स्पीकर का चुनाव 26 अगस्त को होगा, जिसके लिए कल नामांकन किया जाएगा। मौजूदा स्पीकर बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, वो अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने 2024 का प्लान भी बता दिया। सबकी निगाहें थी, सुनिए। आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। Who will be the challenger to नरेंद्र मोदी? तमाम लोग इस पर माथापच्ची कर रहे हैं।
नीतीश कुमार ने भी प्रकारांतर से अपना दांव चल दिया है, अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बिहार की सरकार आंकड़ों में भले स्थिर नजर आ रही हो, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के ताप से ये कब तक बच पाएगी कहना मुश्किल है। बिहार के घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को ऊर्जा दी थी, तो बिहार में आने वाले हफ्तों में जो होगा उसका असर बिहार के साथ साथ 2024 में विपक्ष के प्रदर्शन पर भी जरूर पड़ सकता है। ये था आज का लल्लन टॉप शो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। और एक जरूरी सूचना भी सुनते जाइए, लल्लन टॉप शो रोज रात को 8 बजे लल्लन टॉप की ऐप पर लाइव होता है। ये ऐप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, यानी आप कोई भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो, आप लल्लन टॉप की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लाइव हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये 8 बजे जो लल्लन टॉप ऐप पर प्रोग्राम दिखाया गया था वो अब आपके हिस्से आया है। हमारी जो मार्केटिंग की और सेल्स की और टेक्निकल की और एडिटोरियल की टीम है, उन्होंने ये तय किया है कि भैया सबसे अच्छा इंतज़ाम तब होता है जब किसी मेहमान को अपने घर न्योता जाए, काहे से कि सब बंदोबस्त बढ़िया रहते हैं। तो आप लल्लन टॉप ऐप पर रोज़ रात 8 बजे ये लल्लन टॉप शो देखेंगे लाइव। अब विराम देता हूँ अपनी वाणी को, जैसे स्कूलों में भाषण देते थे तो आखिरी में बोलते थे ना कि इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी नेताओं की वाणी चलती रहेगी, हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। शुभ रात्रि।